हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस किए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको दिए थे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं किया है किसी ने, तो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, तो इसलिए वो दोनों ही क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करा देता हूँ। अगर किए हैं तो आपने आंसर को उससे टैली कर लेना और नहीं किए हैं तो कर लेना, ठीक है गाइस। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं जो हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो एरर है वो 100% है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी। क्वेश्चन ये था, मैं लिख लेता हूँ वापस। क्वेश्चन वाज इफ द एरर in measurement of momentum of any object is plus 100%, then error in measurement of kinetic energy would be क्वेश्चन ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो एरर होती है वो 100% होती है, प्लस 100%। तो हमें निकालना था कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। इसके कुछ ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन प्रोबेबली मुझे याद नहीं होंगे, हम तो केवल आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट प्रोबेबली इसके आंसर दे रखे थे 100%, 200%, 300% एंड 400%। ये इसके कुछ आंसर दे रखे थे, ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो एरर होती है वो प्लस 100% है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में हमें एरर फाइंड आउट करनी है। देखिए, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम को हम कहते हैं संवेग, और संवेग आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, हालांकि 11th में हम और डीप में डिस्कस करेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। हम फिलहाल तो केवल एरर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एरर को ही डील करेंगे। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग यानी m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आप सभी जानते हैं, वो होती है हाफ ऑफ mv², ठीक है। तो ये संवेग होता है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² के बराबर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है 1/2 mv²। तो सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता होना चाहिए। मोमेंटम को हम p से लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम k से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम संवेग को किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। तो संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं p = m × v, और काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं k = हाफ ऑफ mv²। मैंने एक फॉर्मूला भी डिराइव करके आपको दिया था ताकि आप उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। वापस उस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सी, हमने पढ़ा दैट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। ऊपर नीचे m से अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा नीचे और ऊपर हमने m से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई। इन दैट केस k हाफ ऑफ m इंटू m का स्क्वायर v² और नीचे केवल mv²। इस पूरे को हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा k mv और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2m। m इंटू वी को हम कहते हैं मोमेंटम यानी संवेग p, अभी लिखा मैंने। m इंटू वी को हम कहते हैं संवेग p, तो इस पूरे की जगह हम केवल p लिख सकते हैं। k आ जाएगा p² अपॉन 2m। ये मेरे पास गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत इजी, वेरी इजी, समझिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा गाइस, जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी परसेंटेज में कैलकुलेशन होती है,
वो हमेशा इनिशियल पे होती है। इनिशियल से मेरा मतलब है मैथमेटिक्स आप सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी 10th क्लास तक, तो जो भी परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है वो हमेशा इनिशियल पे होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको 120 रुपये में बेच दें, 100 रुपये में खरीदते हैं और 120 रुपये में बेच दें, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 120 माइनस 100, और ये लाभ किस पे हो रहा होता है? ये 100 पे हो रहा होता है, तो 100 का हम इसमें डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 20/100, और परसेंटेज में ज्ञात करना तो उसको 100 से गुणा करते हैं, तो हम कहते हैं सर हमें 20% का यहाँ पे लाभ हुआ, यही तो कहते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं वो हम इनिशियल पे करते हैं। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे यहाँ पे आते हैं। हमने ये देखा कि मोमेंटम जो था उसमें एरर है +100% की, यानी कि अगर मेरे पास पहला मोमेंटम था P1 बराबर, अगर मेरे पास P था, मान लेते हैं कि पहले मेरे पास मोमेंटम कितना था? P था, तो 100% की एरर, यानी कि जब अपन इसको मेजर करेंगे तो दूसरी बार हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो 100% एक्स्ट्रा आएगा। 100% एक्स्ट्रा का मतलब P का जस्ट डबल होगा और ये 2P हो जाएगा। समझे मेरी बात? हमने अगर मोमेंटम को मेजर किया, मोमेंटम की वैल्यू P थी और हमने उसको मेजर किया, तो उसमें एरर आई +100% की, मतलब जो एरर है वो उससे जस्ट उतनी ही है जितनी कि हमारे पास क्वांटिटी 100%, तो हमारे पास मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2P हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम मेरे पास P था और दूसरी बार मोमेंटम मेरे पास कितना हो गया? 2P, क्योंकि ये 100% इसमें एरर आ गई। अगर 50% एरर होती तो ये 2P की जगह कितना होता? 1.5P होता, है ना, 1.5 गुना। अगर 10% एरर होती तो हम इसमें 10% ऐड करते इस तरह से। तो पहला मोमेंटम जो है अगर P था तो दूसरी बार मोमेंटम 2P हो गया, क्योंकि +100% इसमें ऐड हो गया, इसमें एरर हो गई। अब हम क्या देखते हैं, जब मोमेंटम P था उस स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो मोमेंटम P के केस में काइनेटिक एनर्जी K1 बराबर क्या आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m, तो ये आ जाएगा P²/2m। पहली बार काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मोमेंटम भी पहला वाला लेंगे, तो ये आ जाएगा P1²/2m, और P1²/2m किसके बराबर आएगा? ये P1 की वैल्यू किसके बराबर है? P के, तो ये आ जाएगा P²/2m के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दूसरी, जब अपन ने मोमेंटम मेजर किया और दूसरा बार मोमेंटम 2P आया, उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी आएगी P2²/2m, यानी दूसरी बार मोमेंटम, और दूसरी बार मोमेंटम किसके बराबर है? 2P के बराबर है। किसके बराबर? 2P। तो यहाँ पे P2 की जगह हम लिखेंगे 2P, और इसका क्या आ जाएगा? होल² 2p का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4p²/2m। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस काइनेटिक एनर्जी में एरर। तो काइनेटिक एनर्जी में एरर किस प्रकार से निकालेंगे? सेम परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा K2 माइनस K1, और ये एरर किस पे निकाली जाती है? ये इनिशियल पे निकाली जाती है अपॉन K1 और इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास K2 का मान कितना है? 4p²/2m, यह आ जाएगा 4p²/2m माइनस K1 कितना है? p²/2m, यह आ जाएगा p²/2m, और अपॉन K1 वापस कितना है? p²/2m और इंटू 100%। ठीक है, अब देखो सब में 1/2m कॉमन है, कॉमन लेके कट कर देते हैं, सीधा मेरे पास क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 4p² माइनस p², परसेंटेज एरर जो आएगी वो आ जाएगी, ऊपर बचेगा 4p² माइनस p², नीचे क्या बचेगा? केवल p² और इंटू में क्या बचेगा? 100। यहाँ से देखिए 4p² में से p² गया, 3p² बचा, यह आ जाएगा 3p²/p² इंटू 100%। यहाँ से p² से p² कैंसिल, यह आ जाएगा 3 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा? 300%। यानी जो काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी? 300% एरर आएगी। क्लियर है गाइस? वापस समझ लो आराम से। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पता तो हमें जब फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तब चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया था। हमने क्या देखा? पहले मोमेंटम अगर P था, संवेग P था, तो उसमें एरर कितनी हो गई? 100% की, मतलब जस्ट वो डबल हो जाएगा दूसरी बार। उसमें एरर आने के बाद मोमेंटम कितना हो गया? डबल। तो जो मोमेंटम P1 था तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? K1 बराबर P1²/2m, जो आएगी P²/2m के बराबर।
जब मोमेंटम डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, P2² / 2m, जो कितना आ जाएगा 4p² / 2m। हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, K2 - K1, और किसके आधार पर ये निकाली जा रही है, इनिशियल, तो अपॉन K1 × 100। तो ये कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालते हैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर जो आती है काइनेटिक एनर्जी में वो 300% आती है गाइस। क्लियर? ओके, तो इसको रफ कर देते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो मैंने एज एन असाइनमेंट आपको दिया था। चलिए, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, क्वेश्चंस लगाइए अच्छे से, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाइए, आपके कोई गाइड हो तो उसके क्वेश्चंस लगाइए, रेफरेंस के क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हो आप क्वेश्चन लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे होते जाएंगे, है ना। जैसे अपन ने कल वाले लेक्चर में सार्थक अंक और पूर्णांकित करने वाला पढ़ा था। सार्थक अंक और पूर्णांकित करने वाले के नियम को आप बार बार पढ़ते जाओगे ना तो वो याद तो हो जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप उसके क्वेश्चन लगाइए। उसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको नियम जो है ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको नियम याद भी नहीं होंगे तो भी आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो हम सार्थक अंक और पूर्णांकित करने के रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो मैंने एज एन असाइनमेंट आपको दिया था। क्वेश्चन ये था कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का MKS पद्धति में मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो तो CGS पद्धति में इसका आंकिक मान ज्ञात कीजिए, है ना। CGS पद्धति में आंकिक मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं किया है, सो आई होप कि आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा, और किया होता तो प्रोबेबली शायद आप कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करने से कतरा रहे हो। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, आप टैली कर लीजिएगा आपका आंसर सेम आता है नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात करी, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G की डायमेंशन के बारे में। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G की जो डायमेंशन होती है, यानी उसका जो विमीय सूत्र होता है मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है m-1 L3T-2। ये मैंने आपको शायद बताया भी था ना, जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये आपको बताया भी था। तो हम किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन को लिखते कैसे हैं, किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन को लिखते हैं m की घात a, l की घात b, t की घात c। यहाँ अगर कंपेयर करें तो a की जगह कितना है -1, b की जगह 3, c की जगह -2। तो यहाँ ऑन कंपेयरिंग वी गेट a is equal to -1, b is equal to 3 and c is equal to -2। ऑलराइट, अब दूसरी बात हमें क्या दे रखा है, n1 दे रखा है, आंकिक मान दे रखा है MKS पद्धति में। हम किससे किस में बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं MKS से CGS में। ठीक है, और n1 का जो मान दे रखा है गाइस, n1 वो दे रखा है 6.67 10⁻⁻11। ये इसका आंकिक मान दे रखा है। क्लियर? तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। इजी। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था गाइस, हमने पढ़ा था वी नो दैट n2 इज इक्वल टू होता है n1 m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 टू दी पावर b, l1 अपॉन l2 टू दी पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। ठीक है, n2 इज इक्वल टू n1 का मान दे रखा है, पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 6.67 10 टू दी पावर -11। m1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, पहली मात्रक पद्धति MKS में उसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम। दूसरी क्या है, दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक सेंटीमीटर ग्राम, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा तो ये लिखेंगे 1 ग्राम।
इसका मात्रक ए का मान कितना है -1, ठीक है। फिर L1 अपॉन L2, ये पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है मीटर, तो इसे लिखेंगे 1 मीटर। यह है दूसरी मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर टू दी पावर b का मान कितना है 3। T1 अपॉन T2 दोनों में सेकंड, तो 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड टू दी पावर -2। क्लियर। यहाँ से आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर -11। 1 kg को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और नीचे है 1 ग्राम, इसकी पावर है -1। फिर 1 सेंटीमीटर, मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3, और ये 1 से 1 कैंसिल, और 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। क्लियर। सो N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर -11। यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये बचेगा 1000 टू दी पावर -1 इंटू ये बचेगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 100 टू दी पावर 3। क्लियर। आप समझिए। यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं गाइस, N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर -11। जब पावर -1 होती है मतलब इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो ये 1000 नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 1000 और इंटू 100 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, यहाँ से 30 से 30 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 1 2 एंड 3, ये आ जाएगा 3। ये -11 है, ये +3 है, तो ये आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर 11 में से 3 गया, ये -8। ये तो मैंने केवल अंकिक मान लिख लिया। अब अगर मुझे इसकी यूनिट भी लिखनी हो, इसका मात्रक भी लिखना हो, तो क्या है, देखिए MKS पद्धति में इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। CGS पद्धति में हम जानते हैं न्यूटन की जगह हम डायन लिखते हैं, क्या लिखते हैं डायन। मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ग्राम स्क्वायर। तो अगर इसका मात्रक भी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे G बराबर 6.67 10 टू द पावर -8, मात्रक आ जाएगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये किस में है, ये है CGS पद्धति में है। क्लियर। और यही अगर हम MKS पद्धति में लिखे तो ये लिखेंगे 6.67 10 टू द पावर -11, ये लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दोनों हम G की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फिर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैंने असाइनमेंट में आपको दिए थे उसके भी मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम सार्थक अंक और पूर्णांकित करने के जो नियम हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ बाकी रह गया है उसके बारे में भी डील करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।